नाज़रीन, डिफॉल्ट की पहली अलामत दरामदात पर कंट्रोल और एलसीज के जरिए डॉलर की कमी को काबू करना है। गुज़िश्ता साल से अब तक हुकूमतें दोनों काम कर रही है। हुकूमत दरामदात को कंट्रोल भी कर रही है और इन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता 2 माह से सरप्लस में चल रहा है और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा 18 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब डॉलर रह गया है। लेकिन इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की बरामदात पर भी हो रहा है। दरामदाद में कमी से बरामदाद भी डायरेक्टली मुतासिर हो रही हैं, यानी कि मुल्क में डॉलर कम आ रहे हैं, जिसका असर मुल्क की पैदावार पर भी हो रहा है। दूसरा, हुकूमत जब एलसीज नहीं खोलती या ताखीर से खोलती है तो प्रोडक्शन सेक्टर मुतासिर होता है। टेक्सटाइल समेत लार्ज स्केल और स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी है, क्योंकि सनती पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 25% कम हो गई है। और टेक्सटाइल सेक्टर, जो मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी जानी जाती है, सिर्फ एक सेक्टर को 10 अरब डॉलर का नुकसान होने के अलावा कम से कम 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। और चूंकि दरामदाद और बरामदाद दोनों कम होती नहीं, तो इसका असर टैक्स कलेक्शन पर भी हुआ है और हुकूमती महसूलात में कमी वाक़ हो गई है। इस तमाम स्लो डाउन की इब्तदा गुज़िश्ता साल मिफ्ता इस्माइल ने बतौर वजीर खजाना शुरू की, मगर फिर उनको ओहदे से हटाए जाने के बाद मौजूदा वजीर खजाना इसाक डार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को कन्विंस किया कि इन पाबंदियों को शुगर कोट किया जाए और कफायत शायरी मुहिम का नाम देकर मजीद दरामदी आइटम्स को लग्जरी का नाम देकर कंट्रोल और दरामद ना करने का ऐलान कर दिया जाए। साथ ही वजीर खजाना इसाक डार ने डॉलर्स की बैरून मुल्क मुंतकली पर पाबंदी लगा दी, जिससे गैर मुल्की कंपनी और बिलखसूस शेयर होल्डर्स को खालिस मुनाफा बैरून मुल्क भेजने में मुश्किलात शुरू हो गई। नेचुरली सरमायाकारी मुतासिर हुई, जिसने एक बार फिर मईशत को बड़ा झटका लगाया, यानी कि डबल जेपटी। आगे का मामला शुरू हो गया जब मुल्क में डॉलर्स की कमी इस हद तक बढ़ गई नाजरीन कि पाकिस्तान के पास डॉलर रिजर्व्स 3 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत ने कारोबारी बरादरी के दबाव पर मौखर अदायगियों की बुनियाद पर दरामदाद की इजाजत तो दी, लेकिन इस अमल का भी मंफी असर मईशत पर ही पड़ा और हवाला हुंडी का धंधा अरूज पर पहुंच गया, जिसने मुल्क में डॉलर की कदर में इजाफा कर दिया। अगर हम गुज़िश्ता चंद हफ्तों की और चंद रोज तक ओपन मार्केट, इंटरबैंक, पब्लिक मार्केट के रेट पर नजर दौड़ाएं तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं। हालिया दिनों में जब इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए का था, ओपन मार्केट में 312 से 315 रुपए, जबकि ब्लैक मार्केट में 320 से 25 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा था। यानी कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक में 25 से 30 रुपए और इंटरबैंक और ब्लैक मार्केट में 40 रुपए तक का फर्क। और इस फर्क ने हुंडी हवाला का कारोबार करने वालों की चांदी लगा दी। सबसे पहला धचका हमें जनवरी 2023 यानी कि इसी साल पहले महीने में लगा, जब करेंसी एक ही दिन में मूव हुई 230 रुपए से 260 रुपए पे अगेंस्ट द यूएस डॉलर, और जब आईएमएफ की जानिब से डॉलर की फ्री फ्लोट पॉलिसी की शर्त आयद की गई। एंड नाउ द गैप बिटवीन द इंटरबैंक एंड द ओपन मार्केट इज अगेन 30 रुपीज। अब एक बार फिर तकरीबन उतना ही हो गया है और इसका मतलब कि एक और एडजस्टमेंट की जरूरत है हमें। दरामदाद, बरामदाद, महसूलात और नया कर्ज ना मिलने की सूरत में अब सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, बैरूनी अदायगियों पर डिफॉल्ट या फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर काम करना पड़ेगा। वाज़ेह पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जैसा कि श्रीलंका कर रहा है। मगर श्रीलंका ने पहले बैरूनी अदायगियों पर डिफॉल्ट किया, जिसके बाद आईएमएफ से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए और फिर इन मुज़ाकरात के नतीजे में आईएमएफ शर्त पर ही अमल करते हुए अब श्रीलंका, चीन, हिंदुस्तान से लिए गए कर्ज की भी स्ट्रक्चरिंग कर रहा है। तकरीबन तमाम मारूफ माहिरीन इक्तिसादियात यही समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए कर्जों की तंजीम नौ ही वाहिद ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा करना उस स्लो पॉइजनिंग से कहीं बेहतर है कि जिसका सामना पाकिस्तान कर रहा है। The slow poisoning is perhaps doing more damage and eventually this government runs out of the money to pay its external debt and other repayments। तो इससे तो कहीं बेहतर है कि ऑर्डरली डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर गौर फिक्र की जाए, ना कि वजीर खजाना अनाउंस कर दें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसको विड्रॉ कर लें स्टेटमेंट को और स्टेट मिनिस्टर कोई और बयान दे दें। द प्रॉब्लम इज दैट इट इज पोलिटिकली इनकरेक्ट टू अनाउंस डिफॉल्ट। ये हम बात समझते हैं, किसी भी हुकूमत के लिए मुश्किल है, किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। वजीर खजाना डिफॉल्ट को सियासी गलती समझते हैं और शायद यही उनकी पुरएतमादी की आज वजह भी है। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। तो भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। आज तक तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट किया नहीं, कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं। पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं करेगा। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? कुछ नहीं होने वाला, ना ये श्रीलंका अल्लाह ना करे कभी बनेगा, तो ना ये डिफॉल्ट करेगा। लेकिन सूरत हाल
बहुत संजीदा है एंड द सिचुएशन बिकम्स ट्रिकियर। चूंकि ये इलेक्शन ईयर है तो हुकूमत कम अज कम इलेक्शन तक तो ना डिफॉल्ट करेगी, ना ही ऐसा कोई इशारा देगी, क्योंकि ये उनकी सियासी मौत का परवाना साबित होगा। द गवर्नमेंट वांट्स टू डिले इट एंड हुकूमत चाहती है कि अगली हुकूमत जो आए वो ये ब्लेम और ये भारी भरकम बोझ जो है ये वो उठाए। बट देयर इज मोर डैमेज इन दैट, ज्यादा नुकसान होगा हमारा। अल्टीमेटली हुकूमत जब फाइनली ये फैसला करेगी, एक्सटर्नल डेटर्स से बात करेगी, रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर गौर करेगी, हुकूमत वक्त को एक सॉवरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग फर्म हायर करनी पड़ेगी, वो फर्म नेगोशिएट करेगी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज इस फर्म को होगा कि तमाम तर एक्सटर्नल डेटर्स को एक ही मेज पर बैठा लिया जाए, यानी कि चीन, पेरिस क्लब, जापान, दीगर मालियाती इदारों से मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन मुज़ाकरात से कबल उन कर्ज दहिंदगान को मेज पर लाना अज खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान हम लोग वो पैसा नहीं स्पेंड करते या नहीं उस पर गौर करते और एफर्ट लगाते लोन एग्रीमेंट्स को ड्राफ्ट करने में।